नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोगों ने पिछले जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें देखा था ट्रबल शूटिंग वगैरह, इंस्टॉलेशन और डीबीएमएस की कुछ हिस्ट्री भी देखी थी। अभी इस वीडियो में हम लोग ईआर मॉडल को पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि ईआर मॉडल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और ईआर मॉडल है क्या, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईआर मॉडल का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है, तो एंटिटी रिलेशनशिप को बोला जाता है, यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इसका पूरा नाम होता है। चलिए हम बात करते हैं ये होता क्या है। तो द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज़ अ मॉडल फॉर आइडेंटिफाइंग एंटिटीज़। मतलब जो एंटिटी रिलेशनल मॉडल होता है यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, वो एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि वो डेटाबेस के अंदर किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, ये डिफाइन करने के लिए होता है। और ईआर मॉडल ये भी स्पेसिफाई करता है कि जो टेबल बना हुआ है वो किस तरीके से बनना चाहिए, या जो भी हमारा स्ट्रक्चर जनरेट किया जा रहा है, लॉजिकली जो स्ट्रक्चर जनरेट किया जा रहा है वो कैसा है। अब इतनी बात मतलब बोलना काफ़ी नहीं होगा ईआर मॉडल को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो ये बताई गई हैं या फिर जो एक परिभाषा होती है वो काफ़ी कंफ्यूज करती है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा-सा क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जब भी कोई घर बनाना चाहता है या कोई भी बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करता है? सबसे पहले कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ये कई सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सबके पास अपनी-अपनी थियरी, अपने-अपने कॉन्सेप्ट्स होंगे। बट जो हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है किसी भी एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रॉपर्टी। मतलब वो ज़मीन जो भी जिस भी स्ट्रक्चर में है, जिस भी तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग कैसा अब घर बनेगा ये डिसाइड किया जाता है, या उसके अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग बनती है वो डिसाइड किया जाता है। अब प्रॉपर्टी को देख के, उस ज़मीन को देख के हम इसको स्ट्रक्चर को जनरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं जनरेट कर सकते? क्योंकि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो जो ज़मीन है उस पे घर किस तरीके का बनाया जाएगा। मतलब सबसे पहले कि उसका डायग्राम तैयार किया जाएगा। डायग्राम का मतलब क्या है? सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। अब ब्लूप्रिंट क्यों ज़रूरी है? तो ब्लूप्रिंट इसलिए ज़रूरी है, अब ज़रा सोचिए आप कि जहाँ पे आपका किचन है, आप घर बनवा रहे हैं और जहाँ पे आपका किचन है उसी के जस्ट जस्ट सामने वॉशरूम कर दिया, या उसी के बगल में वॉशरूम कर दिया। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा एक घर के लिए, है नहीं है? तो जगह को देखते हुए उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग एक ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा, जिसमें पहले ही ये डिसाइड किया जाएगा कि हमारा वॉशरूम कहाँ पे रहेगा, हमारा किचन किधर रहेगा और हमारे जो रूम्स हैं वो किस तरीके के रहेंगे, हॉल्स किस तरीके से रहेंगे, बैल्कनी वगैरह किस तरीके से रहेगा, विंडो कितने बाई कितने के होंगे, दरवाजे कहाँ पे लगेंगे। ये सभी चीज़ें उस स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन किए जाएंगे। क्यों? ताकि हमारा घर सुंदर दिख सके और घर का मैनेजमेंट सही तरीके से किया जा सके। इसलिए सबसे पहले हम जगह को देखते हैं और जगह के अकॉर्डिंग, क्योंकि जगह जितने बाई जितने का होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक डायग्राम तैयार करें, मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। और उसी इस वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब मिस्त्री आता है तो वो कंक्रीट से बिल्डिंग तैयार कर देता है। इसी तरीके से जब भी कभी हम लोग डेटाबेस में काम करते हैं तो डेटाबेस में ऐसे ही टेबल्स नहीं बन जाती हैं। मतलब कोई भी टेबल या कोई भी डेटाबेस ऐसे ही जनरेट नहीं हो जाता है नहीं है? तो कैसे तैयार किया जाता है फिर? तो यहाँ पे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि डेटा कैसा आने वाला है। मतलब जो डेटा रिसीव होगा वो डेटा किस तरीके का डेटा होगा और किस लिए वो डेटा हमको रिसीव करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात। फिर उसके बाद में उस डेटा को देख के हम ईआर मॉडल की सहायता लेते हैं और फिर एक डायग्राम यानी कि एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसका डेटाबेस का, यानी कि डेटाबेस तैयार करेंगे और डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होंगे उनके स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे।
फिर उसके बाद में हम लोग उस टेबल्स को या फिर उस डेटाबेस को जनरेट कर। अब हम बात करते हैं कि तो फिर ईआर मॉडल हम कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से? तो उसके बारे में हम आगे थोड़ा आगे जाएँगे, जब अगली नेक्स्ट स्लाइड में, तब हम देखेंगे और एक-एक चीज़ को समझेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। एक बात यहाँ पे और भी समझ लीजिए कि एंटिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप अगर लिखा हुआ है तो एंटिटी असल में है क्या? तो एंटिटी की अगर हम बात करें तो वैसे ही बहुत सारे मतलब तरीके हैं बताने के, ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स या ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन असल में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है ये इसको समझने में। हम आपको एक बढ़िया तरीका, एक सबसे परफेक्ट तरीका बताते हैं कि एंटिटी क्या है, ऐसे आप समझें। तो जब भी कभी आपको कोई टेबल जनरेट करना होता है डेटाबेस के अंदर, तो जो टेबल नेम होता है, वही आपकी एंटिटी होती है। समझ गए ना? मतलब एंटिटी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो एंटिटी को बस आप इतना समझिए कि जो टेबल तैयार करेंगे, उस टेबल का जो नेम होगा, वही एंटिटी होगा। क्योंकि वही आपको रियल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे रिलेट करवाएगा। डेटा किसका है? स्टूडेंट्स का। मतलब टेबल किसकी जनरेट हो रही है? स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, है नहीं है? सब्जेक्ट्स की। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? जो टेबल नेम होगा, वो क्या होगा? एंटिटी कहलाएगा। जब एंटिटी नेम टेबल नेम हो, समझ गए ना? टेबल नेम को ही एंटिटी कहा जाता है। आप ये मान के चलिए। तो अब ईआर मॉडल असल में क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब जिस तरीके से एक घर को जब हम उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उसमें उस स्ट्रक्चर के लिए कुछ चीज़ें, कुछ सिंबल्स होते हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे कि ये दरवाज़ा है, कैसे हम समझेंगे कि इधर रास्ता होगा, कैसे हम समझेंगे कि ये बालकनी होगी या विंडो होगा। उन सभी चीज़ों के सिंबल होते हैं उसमें, जिसके ज़रिए उस स्ट्रक्चर को समझा जाता है। ठीक उसी तरीके से ईआर मॉडल के पास में अपने सिंबल्स होते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को जनरेट करेंगे और जो डेटा होगा वो कैसा होगा और किस तरीके से हमको उसको स्टोर करवाना है। चलिए उन सिंबल्स के बारे में हम जानते हैं। अभी आपको ईआर मॉडल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, मतलब वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि आपके टेबल को बनाने में मदद करते हैं, ताकि आप डेटा सही तरीके से रख सको, डेटा को सही तरीके से फेच कर सको, डेटा के को सही तरीके से डेटा के ऊपर काम कर सको। समझ गए ना? चलो, अब थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं और सिंबल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर को देखेंगे, यहाँ पे कई सारे सिंबल्स वगैरह दिए हुए हैं। किसको क्या कहते हैं, किस सिंबल को, और वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये इस इन सिंबल्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। जब भी कभी हम अब स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे, जब हम ब्लूप्रिंट बनाएँगे, तो अगर हम रेक्टेंगल के अंदर कुछ भी लिखते हैं, तो ये माना जाएगा कि जो टेबल बनेगा वो उसी के नाम से बनेगा। यानी कि वो रेक्टेंगल के अंदर दी गई वैल्यू एक एंटिटी होगी। सेम उसी तरीके से एलिप्स के अंदर या ओवल के अंदर अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है या फिर ओवल दिया गया है, तो वो एक एट्रीब्यूट होगा। और अगर कहीं पे किसी 2 एंटिटी के बीच में या कहीं पे अगर डायमंड दिया गया है, डायमंड शेप दिया गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि एंटिटी के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्ज़ीक्यूट हो रही है। मतलब वो टेबल्स आपस में कनेक्टेड है। लाइन का मतलब होता है कि ये लाइन सिंगल ऐसे नहीं दी जाती है, एट्रीब्यूट के साथ में दी जाती है। अगर किसी एट्रीब्यूट के साथ में लाइन दी गई है, तो इसका मतलब वो एट्रीब्यूट उस टेबल के अंदर एक की है। डबल इलिप्स की बात करते हैं तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं। क्या होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट? वो तो हम आगे देखेंगे। डबल रेक्टेंगल जो डिफाइन किया जाता है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होता है उसको भी हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। इसी तरीके से बिग एलिप्स हो गया या ओवल हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे ये, हाँ, बिग एलिप्स या ओवल कंपोजिट एट्रीब्यूट और डैश्ड ओवल यानी कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब देखिए पूरी व्यवस्था इस स्ट्रक्चर में की गई है कि कैसे हम अपना टेबल जनरेट करेंगे और कब हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को हम समझेंगे। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इन सभी सिंबल्स को
समझ गए होंगे। अभी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं, लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम एंटिटीज की बात करेंगे, एंटिटीज इन ईआर मॉडल। सबसे पहले रेक्टेंगल था क्योंकि एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि एंटिटी यानी कि आपका टेबल नेम, जो टेबल नेम होगा वही आपकी एंटिटी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में एट्रीब्यूट्स इन ईआर मॉडल, यानी कि इलिप्स या ओवल कह लेंगे हम इसको। अब ये एट्रीब्यूट होगा, मतलब इसके अंदर अगर कोई भी चीज, हम कोई भी नेम लिखते हैं तो वो एट्रीब्यूट होंगे, यानी कि कॉलम नेम जो होगा हमारे पास में वो एट्रीब्यूट। हाँ, एक बात यहाँ पे, व्हाट इज एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वही आपके कॉलम, मतलब जो आपका कॉलम है वही एट्रीब्यूट। यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में माई एसक्यूएल में कॉलम को ही एट्रीब्यूट कहा गया है, मतलब कॉलम नेम जो होगा वही एट्रीब्यूट नेम होगा। समझ गए ना? जिस नाम से कॉलम बनाना है हमको इस एलिप्स के अंदर वही नाम रखना है। मतलब अगर हमने यहाँ पे एलिप्स रखा और उसके अंदर कोई भी नेम रख दिया तो वो समझ लिया जाएगा कि ये एक एट्रीब्यूट यानी कि एक कॉलम है। चलिए, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया और आधार हो गए। ये क्या है? ये आप ये यहाँ पे कॉलम है, और कॉलम है इसका मतलब ये सभी एट्रीब्यूट है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप अमॉन्ग एंटिटीज। अब देखेंगे डायमंड शेप को, तो ये क्या करता है? दो टेबल्स के बीच में यानी दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, मतलब वो टेबल दोनों आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, इसको रिप्रेजेंट करता है। दोनों टेबल्स को आपस में कैसे ये वो दोनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं ये डिफाइन करता है। ठीक है, मतलब अगर दो एंटिटी के बीच में डायमंड शेप है तो इसका मतलब दोनों टेबल आपस में सिंक्रोनाइज्ड है, आपस में कनेक्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। की एट्रीब्यूट यानी कि लाइन। अगर किसी भी एट्रीब्यूट में लाइन दिया गया है तो इसका मतलब वो एट्रीब्यूट एक की है। कोई भी की हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये की उस एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए। मतलब जिसमें भी ये लाइन होगी वो एट्रीब्यूट खुद को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेगा, यानी प्राइमरी की होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, ये चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो मल्टी वैल्यू एक ही एट्रीब्यूट में अगर हमको स्टोर करवाने, जैसे यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। ऊपर कॉलम नेम एड्रेस दिया गया है, डाउन में हमने मोबाइल नंबर भी ऐड कर दिया है समझाने के लिए। हालांकि अगर मोबाइल नंबर रखना है तो हम लोग वहाँ पे मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर लिखेंगे और एड्रेस में एड्रेस लिखेंगे। बट आप लोग समझिए कि मल्टी एट्रीब्यूट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, विलेज, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर पुलिस स्टेशन, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद में स्टेट, और फिर पिन। अब जरा इन सभी चीज़ों को देखिए, ये अलग अलग है। मतलब विलेज अलग है, ये वैल्यू अलग है, पोस्ट ऑफिस वैल्यू अलग है, पुलिस स्टेशन वैल्यू भले ही सेम है यहाँ पे लेकिन पुलिस स्टेशन है, मतलब ये भी वैल्यू अलग है। सब डिस्ट्रिक्ट ये वैल्यू अलग है, डिस्ट्रिक्ट ये भी वैल्यू अलग है, और स्टेट ये भी वैल्यू अलग है, और फिर ये भी अलग वैल्यू है। मतलब यहाँ पे कई सारे अलग अलग वैल्यूज हैं, लेकिन सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर यानी किसी भी कॉलम के अंदर हम लोग इस तरीके का डेटा चाहते हैं जिसके अंदर वैल्यू कई सारी हो, तो वो ऐसे एट्रीब्यूट को यानी ऐसे कॉलम को हम लोग यहाँ पे ये डबल ओवल या डबल इलिप्स के अंदर लिखते हैं, स्ट्रक्चर जब बनाते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल दिया गया है, दो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि ये सेम हो गया, मोबाइल नंबर भी सेम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट दो दो मोबाइल नंबर होंगे अलग अलग, लेकिन होंगे क्या, वो मोबाइल नंबर ही, बट दो वैल्यू होंगी, डिफरेंट मोबाइल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई डबल वैल्यू एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और लिखा जा रहा है हमारे एट्रीब्यूट में, तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम डबल ओवल के अंदर एंटर करवाते हैं, डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। चलो ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे ये जो एड्रेस एट्रीब्यूट है इसको हम मल्टी वैल्यूड के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब वीक एंटिटी, बिल्कुल सही, आप यहाँ पे दो टर्म सुनोगे, एक वीक एंटिटी और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए
जो वीक एंटिटी होती है उसके अंदर उस टेबल के अंदर कोई भी की एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब रेफरेंशियल एट्रीब्यूट हो सकता है, वो फॉरेन की हो सकता है, लेकिन यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी की उसके अंदर नहीं हो। तो अगर कोई ऐसा टेबल है जिसके अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी की नहीं है तो वो एक वीक एंटिटी होगी। ठीक है। और अगर ऐसा कोई टेबल है जिसके अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई यानी प्राइमरी की, कैंडिडेट की, या फिर हमारे पास में कंपोजिट की अगर कोई भी की अवेलेबल है, देन वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा टेबल है जिसके अंदर हमारे पास में कोई की नहीं है खुद के पास कोई एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, देन वो वीक एंटिटी होगी। मतलब ऐसा टेबल जिसमें कोई कॉलम की किसी कॉलम को की नहीं बनाया गया है। ठीक है। तो वो वीक एंटिटी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी यानी कि कोई ना कोई की जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कॉलम को उसमें मौजूद हो। ठीक है। चलिए कंपोजिट एट्रीब्यूट्स इन ईआर मॉडल। अब देखिए कंपोजिट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स इन दोनों का जो सिंबल है वो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट एक कंसेप्चुअल एट्रीब्यूट है, मतलब ये आपके टेबल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब कंपोजिट एट्रीब्यूट जो भी होते हैं वो आपके टेबल के अंदर कोई भी कॉलम नहीं बनता है उस नाम से। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। बिग इलिप्स लिखता है। अब बिग इलिप्स इसलिए दिया गया है क्योंकि एट्रीब्यूट जो होगा वो छोटे इलिप्स में लिखा जाएगा, और जितने साइज के इलिप्स में एट्रीब्यूट लिखा गया है तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे बड़ा ओवेल बनेगा, यानी उसे बिग इलिप्स बनेगा। ओवेल कह लो या इलिप्स कह लो। ठीक है। तो साइज में उससे बड़ा होगा। अगर इस तरीके का बड़ा कोई इलिप्स दिख रहा है आपके उस स्ट्रक्चर के अंदर तो इसका मतलब ये है कि वो उस अंदर उस इलिप्स के अंदर लिखी वैल्यू का कोई कॉलम नहीं बनेगा आपके टेबल के अंदर। तो फिर बनेगा क्या, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जब भी कभी हम लोग ऐसे कंपोजिट एट्रीब्यूट बनाते हैं तो अब हम कैसे एट्रीब्यूट उसके अंदर बनाएंगे। यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट से लगे हुए एट्रीब्यूट्स दिखाए जाएंगे उसमें, जिसमें कि उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हुए सभी वैल्यूज मेंशन की जाएंगी। जैसे यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज और पिन कोड, ये सभी चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एड्रेस को। किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एड्रेस को। तो ये सभी चीजें एड्रेस में ही आती हैं, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट जो बनेगा वो एड्रेस के नाम से बनेगा जिसको बिग ओएल के अंदर रखा जाएगा, और उसी ओएल से या उसी इलिप्स से हम लोग ये छोटे-छोटे जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, उसी में हम लोग बना देंगे। तो अगर बिग ओवेल में दिख रहा है कोई भी आपके स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी वैल्यू तो वो एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा। ठीक है। चलो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होल्ड मल्टीपल रिलेटेड डिटेल्स, मतलब रिलेटेड होगा यानी एड्रेस ही होगा, चाहे स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, सब डिस्ट्रिक्ट हो, विलेज हो या पिन कोड हो, ये सभी एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है। चलो आगे बढ़। और कंपोजिट एट्रीब्यूट एक कॉन्सेप्चुअल एट्रीब्यूट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो फिर डिराइव्ड एट्रीब्यूट। सब डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो देखिए डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब यह है कि ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब ऐसा कॉलम जो दूसरे कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट हो। जैसे हमारा जो टेबल दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिखा हुआ है। अब एज किस पे डिपेंडेंट होता है, डीओपी पे। किस पे डिपेंडेंट होता है, डीओपी पे। तो एज कभी भी अगर हमारे पास डीओबी है हमारे टेबल के अंदर और उसमें एज लिखा हुआ है तो एज हमेशा डीओबी पे डिपेंडेंट होगा। बट यहाँ पे एक बात और भी है, कभी भी हम डेराइव्ड एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू को इंसर्ट नहीं करते हैं। उससे हमेशा उसके अंदर वैल्यू रेफरेंस से आती है। अब ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया से समझाएंगे इस चीज़ को। तो जब कभी अब जैसे यहाँ पे एज है तो एज की जो वैल्यू आएगी उसको हम इंसर्ट नहीं करेंगे कभी भी, वो डीओबी से रेफरेंस लेके आगे बढ़ेगा। उसके अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवाई जाएगी। और ये हम कैसे रेफरेंस लेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे जो क्वेरी एग्जीक्यूट की जाती है उसी क्वेरी में हम मेंशन करते हैं कि एज एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। समझ गए ना। चलो जैसे अब चलते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ईआर मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को।
सबसे पहले एंटिटी दो तरीके की होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब कोई भी प्राइमरी की या फिर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी की होगी उसके अंदर। और वीक एंटिटी का मतलब रेफरेंशियल की हो सकता है, यानी फॉरेन की हो सकता है, बट यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी की उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं होगा वीक एंटिटी के अंदर, यानी ऐसा कोई टेबल अगर बना हुआ है जिसके अंदर कोई कॉलम ऐसा नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो फिर वो वीक एंटिटी होगा। बात करते हैं एट्रीब्यूट की, तो की एट्रीब्यूट यानी ये ओवेल के साथ में सिंगल लाइन। कंपोजिट एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो जो की एट्रीब्यूट है उसमें जो ओवेल का साइज है उस ओवेल के साइज से बड़ा ओवेल का साइज कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाएगा। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यानी डबल ओवेल, और डेराइव्ड एट्रीब्यूट यानी डैश्ड ओवेल। ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये इसको कार्डिनैलिटी भी कहते हैं, वन टू मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और जब क्लास को आगे बढ़ाएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, क्योंकि उससे पहले चीज़ों को टेबल्स कैसे जनरेट होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे हम लोग बनाते हैं वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है पहले, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। तो इसको रिलेशनशिप को हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि इस टेबल का आप लोग एक स्ट्रक्चर जनरेट करो, और स्ट्रक्चर जनरेट करने के बाद में आप लोग इसको ये समझ लीजिए कि ये आपके लोगों का वर्क है। इसका स्ट्रक्चर जनरेट करने के बाद में आप इसको रखिए, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसका स्ट्रक्चर आपको बताएंगे कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और उसमें हम बना के दिखाएंगे। आप लोग अपना स्ट्रक्चर मैच कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर कोई गलती होती है तो उसको सही कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक ये जो ईआर मॉडल था इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो प्रैक्टिकल का आएगा, जिसमें हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले उस वीडियो में हम लोग इस टेबल का स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है। चलो, धन्यवाद आप सभी का।